दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिन्होंने 24 घंटे के अंदर अलग अलग न्यूज चैनलों पे सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, और साथ ही उन वीडियो के तथ्यों के साथ हम आपके सामने विजुअल्स भी पेश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ, और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही अंसारी परिवार से। दरअसल अंसारी परिवार की मुसीबतें जब से योगी बाबा की सरकार आई है लगातार बढ़ती जा रही है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। पहले मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उसके बाद उनके बेटे को जेल हुई, अलग अलग मामले उनके ऊपर चल रहे थे। लेकिन इसी दौरान अब्बास अंसारी, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं, इनको बड़ी राहत कोर्ट ने दे दी। दरअसल कोर्ट में इनको 2-2 लाख रुपए की जमानत याचिका पे जमानत दे दी गई। दरअसल ये जो जमानत थी इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत दी गई। 7 तारीख को ये ऑर्डर पास हुआ था। उसके बाद जिस जेल में ये बंद थे, कासगंज जेल में, यहाँ तक ये ऑर्डर पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया। लगभग 14 दिन का टाइम लगा। 21 तारीख को ये ऑर्डर जब जेल में पहुँचता है, उसके बाद जेलर इनको रिहा करते हैं। जब अब्बास अंसारी बाहर आते तो इनके समर्थकों का बड़ा जमावड़ा इनके साथ मौजूद रहा। तमाम लोग खुश थे। कुछ लोग का कहना है कि योगी बाबा ने इनको जानबूझ के परेशान किया। कुछ लोग का कहना है कि इन्होंने जो कुछ सजाएं पाई इनके कर्मों का फल था। हमें लगा वीडियो के माध्यम से आपसे पूछे कि आपकी क्या राय है। आप कमेंट कीजिएगा। तब तक हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर निकल के सामने आ रही है जयपुर से। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी खबर निकल के सामने आई थी, और आज भी इस खबर को लेकर चर्चाओं के बाजार काफी गर्म है। आज भी लोग मेरठ के मुस्कान और सौरभ और साहिल के केस को लेकर सिहर उठते हैं। लोगों के जहन में एक सवाल है कि आखिर एक महिला अपने पति को इस कदर कैसे मार सकती है। लेकिन इसी क्रम में एक कहानी फिर निकल के सामने आई जयपुर से। दरअसल जयपुर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम था गोपाली देवी, सेम पैटर्न पे अपने पति को मारती है। इनके पति एक व्यापारी थे जिनका नाम था धन्नालाल। धन्नालाल किसी काम से बाहर जाते, इसके बाद जब लौट के नहीं आते, इनके जो भतीजे थे वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, अलग अलग जगहों के सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं, और जब कैमरे को खंगाला जाता है तो एक कैमरे में यही महिला, जो कि इनकी पत्नी थी, अपने प्रेमी के साथ एक बोरे में कुछ ले जाती हुई नजर आती है। पुलिस को थोड़ा सा डाउट होता है। जैसे डाउट होता है फिर पूछताछ करती है पुलिस। तब ये पूरा मामला निकल के सामने आता है कि जो महिला थी एक शख्स से प्यार करती थी। इस प्यार की राह में जो धन्नालाल था वो रोड़ा डाल रहा था। शुरुआत में समझाता है, उसके बाद काफी लड़ाई झगड़ा होता है, और अंत में ये महिला प्लान बनाती है कि कैसे अपने पति को मारेगी। एक दिन मौका देख के अपने प्रेमी को बुलाती है। उसके बाद दोनों मिलके धन्नालाल का कत्ल करते हैं। उसके बाद उसकी लाश को बोरे में ठूसते हैं। ठूसने के बाद एक सुनसान जगह ले जाके फेंक देते हैं। किस्मत से अगले दिन ये बॉडी पुलिस को बरामद होती है। इधर भतीजे ने कंप्लेन किया था, तो उस बरामद बॉडी को भतीजे को जब दिखाया जाता है, भतीजा उस बॉडी का शिनाख्त करता है। उसके बाद जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते तब ये पूरा मामला निकल के सामने आया। एक तरफ मेरठ की मुस्कान का केस अभी तक शांत नहीं हुआ था कि दूसरा केस फिर निकल के सामने आ गया, और ये तमाम चीजें लोग को आज हैरान परेशान कर रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत सिन्हा के घर में अचानक से इतने पैसे मिलने लगे कि जिन्होंने भी इस खबर को सुना, जिन्होंने भी इस खबर को जाना, सब दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर है कि आखिर न्यायपालिका से जुड़ा एक जज अगर अपने जेब में और अपने बंगले में इतने पैसे रख सकता है तो फिर न्याय कैसे करता होगा। दरअसल पूरा मामला होली के दिन का है। अचानक से दिल्ली में जो इनको सरकारी बंगला मिला था, उसी बंगले में आग लग जाती है। इनकी किस्मत खराब थी, उस वक्त ये बंगले में खुद मौजूद नहीं थे। इनकी 82 साल की मां मौजूद थी और इनकी बिटिया मौजूद थी। इसी दौरान आग लग जाती है, और जैसी आग लगती है पुलिस को फोन जाता है, फायर ब्रिगेड को फोन जाता है। दमकल कर्मी जब आते हैं उसके बाद आग बुझाते हैं। पूरे घर को चेक करते हैं कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्या कुछ जल गया। इसी दौरान अचानक से नोटों का बंडल मिलने लगता है। अब यहाँ पे भी आप गजब की पुलिस की कार्रवाई देखिए और गजब की न्यायपालिका देखिए कि ये पैसा कितना था, ये अमाउंट कितना था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। जो सूत्र है उसके हिसाब से अगर आपको बताऊं तो कोई कह रहा 10 करोड़, कोई कह रहा 15 करोड़, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट कितना अभी तक कुछ नहीं पता। सवाल ये उठता है कि अगर एक जज के घर में 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो कि जज की सैलरी से कई गुना जाता है,
तो ये पैसे आए कहाँ से? इसके बाद भी न्यायपालिका का मजाक आप देखिए कि इनको महज दिल्ली से ट्रांसफर करके इनकी मूल बेंच यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। ना ही कोई कार्रवाई हुई, ना ही इनसे कोई पूछताछ हुई, बस इनको वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछले साल 2 साल में जितने मामलों पे इन्होंने फैसला दिया, जो जस्टिस यशवंत सिन्हा है, इन्होंने जो फैसला दिया होगा, यशवंत वर्मा कायदे से माफ कीजिएगा, यशवंत वर्मा ने जो कुछ फैसला दिया होगा, क्या वो सही दिया होगा? या फिर कई ऐसे मामले हैं जिन्होंने पैसे के आड़ में अपना खेल खेल दिया? ये सवाल हर एक जनता की नजर पे, हर एक आम आदमी की जुबान पे है। और क्या इलाहाबाद में इनका आ जाना इलाहाबाद न्यायपालिका को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगा, या फिर वहां भी ऐसी चीजें होगी? और क्या किसी के पास ये क्षमता नहीं कि ऐसे जज के ऊपर कोई कार्रवाई करे? तो इसका जवाब है कि क्षमता केवल 2 लोगों के पास है। या तो सीजीआई इसमें स्वतः संज्ञान लेके ये कहें कि आप इस्तीफा दे दो, या फिर ये सरकार को आदेश दे देते हैं कि इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाए। बहरहाल अभी इनके ऊपर जो इन हाउस जांच है उसकी कयास बैठी है कि शायद इनके ऊपर इन हाउस जांच बैठाई जाए, जो कि मामला बड़ा गंभीर है और सुर्खियों में बना हुआ है। और अगर ऐसे ही मामले आएंगे तो लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जाएगा। गाजियाबाद के लोनी के बीजेपी विधायक इस समय सुर्खियों में बने हुए, चूंकि ये खुद अपनी सरकार में ही लगातार पीड़ित हो रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। दरअसल एक विधायक है जिनका नाम है नंदकिशोर गुर्जर। नंदकिशोर गुर्जर अभी 2 दिन पहले एक कलश यात्रा लेकर निकले थे। पुलिस से इनको परमिशन नहीं मिली थी। पुलिस वालों ने इनको जब सामने से आकर रोकने की कोशिश की, इसी दौरान काफी हाथापाई होती। हाथापाई के होने के बाद इनके कपड़े फट जाते हैं। नंदकिशोर गुर्जर एक बेबाक और शायद पार्टी से ही कहीं न कहीं विरोधाभास रखने वाले एक विधायक है। लगातार इनका आरोप है कि बीजेपी सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। योगी बाबा के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया और इन्होंने यहां तक कह दिया कि जिस हिसाब से इनके कपड़े फाड़े गए हैं, इसी कपड़े में ही अब ये रहेंगे, इसी फटे कपड़े में ये पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, इसी फटे कपड़े में ये मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, और इसी फटे कपड़े में तमाम बड़े बड़े लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी एक बीजेपी का विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी होता चला जा रहा, और ये योगी सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। नंदकिशोर गुर्जर ठीक ठाक कद्दावर नेता है, बढ़िया विधायक माने जाते अपने इलाके के, लोगों में इनका रसूख है, लेकिन कभी पुलिस इनको परमिशन नहीं देती। कभी ये जाते हैं तो इनका खुद का दावा है कि इनकी हत्या का प्लान बनाया गया, जानबूझ के पुलिस द्वारा इनको जलील किया गया, इनके कपड़े फाड़े गए, और ये पुलिस भी इन्हीं की सरकार की है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या बीजेपी के विधायक ही अपनी सरकार से असंतुष्ट है, या फिर महज ये किसी और तरफ इनका इशारा है? अभी देखने वाली बात है। आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। तब तक हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ के आलमबाग से एक ऐसी खबर निकल के सामने आई जिसने उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था की कलई खोद के रख दी है। दरअसल एक लड़की कुछ दिन पहले यहाँ पे एग्जाम देने आती है बनारस से चल के, इस उम्मीद में कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, सबके लिए सुरक्षित होगी। आलमबाग बस स्टैंड पे उतरते ही इसको चिन्हट की तरफ जाना था। रात का वक्त था, इसने एक ऑटो रिक्शे का सहारा लिया। जैसे ही रिक्शे में बैठती है इसको थोड़ा सा डाउट होता है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। इसने अपनी लाइव लोकेशन अपने भाई को शेयर कर दी। भाई भी आता है, लाइव लोकेशन देखता रहता है। भाई बनारस में था तो क्या करता। कुछ देर बाद लाइव लोकेशन मिलनी बंद हो जाती है। भाई परेशान होता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पे FIR करता है। FIR करने के बाद जब पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, कुछ दिन बाद उस महिला की बॉडी सुनसान जगह पे मिलती है। शरीर से तमाम गहने गायब थे, बॉडी पे चोट के निशान है। अभी जो कयास लगाया जा रहा है कि शायद इस लड़की के साथ गलत काम भी किया गया। CCTV कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि उस बस स्टैंड पे कुछ ऐसे मंचले थे जो इस लड़की को दूर से ताड़ रहे थे, नजर गड़ा के बैठे थे। इसके बावजूद लड़की डरती है, मदद की तमाम कोशिशें करती है, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश की राजधानी में वो लड़की सुरक्षित नहीं थी। मिली तो क्या, उसकी लाश। 32 साल की लड़की पेपर देने आई थी, लेकिन अब वापस नहीं जा सकी। इस क्रम में 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 7 पुलिस वालों को सस्पेंड करने से उस लड़की की इज्जत, उस लड़की की जिंदगी और उत्तर प्रदेश की लड़कियों का भरोसा फिर से जिंदा हो पाएगा? और अगर नहीं हो पाएगा तो ये सस्पेंशन या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी कार्रवाई ऐसे अपराधों को नहीं रोकेगी, जब तक ऐसे कड़े कानून न बनाए जाएं जैसे फॉरेन कंट्रीज में। जब तक कोई कड़ा कानून नहीं होगा, इस देश में अपराध होते ही रहेंगे, और यही कटु सत्य है। खैर,
आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें यही थी जिन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। ये प्लेलिस्ट नई है, एक नए क्रम में शुरुआत है। आप लोग का प्यार चाहिए, लाइक सब्सक्राइब दबा के कीजिए। और कैसी लगी न्यूज़ देने के बारे में आपकी क्या विचार है, तरीका कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश और भारत की तमाम बड़ी खबरों के साथ, ठीक इसी टाइम सुबह 10 बजे। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।